नमस्कार मित्रों, संजीवनी फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम आपसे संविदा कार्मिकों के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने संविधान के आर्टिकल 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जो आदेश जारी किए गए हैं उन आदेशों के बारे में बात करेंगे। आदेशों का नाम है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022। इन नियमों में जो डेफिनेशंस हैं वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी विभागाध्यक्ष को रखा गया है और प्रशासनिक विभाग जो शासन सचिवालय राजस्थान गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं वो प्रशासनिक विभाग माना गया है और कमीशन या आयोग का मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग से है। और जो इसका स्कोप है ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें ये जो आज की तारीख में काम कर रहे हैं उन सब लोगों पे भी, भविष्य में जो काम करेंगे उन पे भी, अर्थात जो पर्सन्स अपॉइंटेड हैं उन पे लागू होंगे और जो पोस्टें हैं संविदा की उन पे लागू होंगे। ये आपको विषय इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आप, ये अप्लाइज, ये फिर जो पोस्ट और स्ट्रेंथ ऑफ पोस्ट, ये जितनी भी पोस्टें राजस्थान सरकार में वित्त विभाग के सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जाएंगी वो पोस्टें इसमें शामिल होंगी और भविष्य में जो समय समय पर समाप्त होंगी या नई सृजित होंगी उनका बाकायदा नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी होकर के और इसमें सम्मिलित की जाएगी या हटाई जाएगी। फिर आपको जो मेथड ऑफ हायरिंग है, इन किस तरह से संविदा सेवाओं के जो लोग हैं उनको लिया जाएगा, उसके लिए जो एक थंब रूल है वो ये है कि ओपन एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। खुली निविदा के माध्यम से जो अखबार में जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाए, इन सबको पूरी पारदर्शिता से सबको पूरा पता होना चाहिए और उसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो प्रशासनिक विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल यानी कार्मिक विभाग की सहमति से फाइनल करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इसकी शर्त है। आगे भी आप इसको देखेंगे कि पारदर्शिता होनी आवश्यक है, खुली निविदा के माध्यम से नियुक्तियां होना आवश्यक है ताकि हमारे आम नागरिक, आम बेरोजगारों को इसका पूरा लाभ मिल सके। जो इसमें आयु है वो 21 साल न्यूनतम है, आगामी 1 जनवरी को होनी चाहिए और 40 साल अधिकतम होनी चाहिए। लेकिन जो इसमें आरक्षण के तहत जो लाभ है, जैसे आयु सीमा के बारे में आगामी 1 जनवरी को न्यूनतम 21 साल की आयु होनी चाहिए और अधिकतम 40 साल की आयु होनी चाहिए। लेकिन जो अपर एज लिमिट है उसमें जो हमारे आरक्षण के नियम हैं उनके अंतर्गत छूट अनुज्ञेय होगी। वो है जो मेल कैंडिडेट्स हैं, SC, ST, OBC, मोर बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के, यानी जो जिनको हम आरक्षण का लाभ देते हैं उनको 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट रहेगी और जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको भी 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी गई है। लेकिन जो SC, ST, OBC, MBC और EWS कैटेगरी की महिलाएं हैं, वीमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको 10 साल की छूट होगी। एक 5 साल महिला होने के नाते से और 5 साल इन वीकर सेक्शंस के होने के नाते से कुल 10 साल की उनको आयु में छूट का लाभ देय होगा। अब हम क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट की बात करें तो जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या हो, एक्सपीरियंस, ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो भी होगी उसके लिए प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग और वित्त विभाग की सहमति से उचित आदेश जारी करेंगे। उनके अनुसार इन पदों के लिए ये व्यवस्था होगी। जो कैंडिडेट्स इस पर चयन किए जाएंगे उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना और 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो ऐसा 2 सुपरिचित गजेटेड ऑफिसर्स मान लें उनका चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दूसरी जो शर्तें हैं इसमें, दूसरी शर्तें हैं जैसे वो अच्छी हेल्थ का और उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसको कोई भी पब्लिक सर्विस के लिए डिस्क्वालीफाई किया हुआ नहीं होना चाहिए, न उसको डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पर नौकरी से हटाया हुआ
होना चाहिए, और ऐसा किसी प्रकार के कोई अपराध में वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। फिर कोई भी आदमी जिसके 1/6/2002 को 2 से अधिक संतान हो, वो इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अब संतान संबंधी और जो विस्तृत प्रावधान है वो हमारे यहाँ जो आगामी वीडियो नंबर 3 है उसमें आपको डिटेल प्रोविजंस में और बताऊंगा। आरक्षण के जो प्रावधान है वो SC, ST, OBC, MBC, EWS श्रेणी के जो लोग हैं उनके लिए, और महिलाओं के लिए, जो हमारे विशेष योग्यजन लोग हैं उनके लिए राजस्थान में जो प्रचलित नियम है वो आरक्षण का लाभ इसमें भी दिया जाएगा। अब बात है कितने पीरियड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट आपका किया जाएगा। ये शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, और उसके बाद जो इसका एक्सटेंशन होगा वो 3 साल के लिए होना चाहिए, आवश्यकता हो तो ये बात विभाग को ध्यान रखने की है, और अपने को ये ध्यान रखने की ये जो अपॉइंटी है, जो व्यक्ति है वो 60 साल की एज तक ही सर्विस कर पाएगा। तो 60 साल की आयु अधिकतम सेवा, 60 साल बाद जो व्यक्ति है वो रिटायर हो जाएंगे, ये है। अब जो व्यक्ति सेवा संविदा पे ले रहे हैं उनका रेगुलर असेसमेंट होगा, भाई उनकी सेवाएं किस तरह की है और उसकी रिकॉर्ड होगी। जैसे सरकारी कर्मचारियों का जो ACR होता है, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है, वैसे ही इन लोगों का एक असेसमेंट होगा, जो असेसमेंट आगे काम आएगा कि अगले साल इसको रखना है या नहीं रखना है। और यदि मान लो किसी का एक्सटेंशन नहीं किया जाता है तो जितनी समय का उसको अपॉइंटमेंट दिया उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो जो उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है वो समाप्त हो जाएगा। इसके लिए कोई प्रत्यक्ष आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैसे जारी होता है? अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो व्यक्ति है उसको निर्धारित फॉर्म अभी इन नियमों के आगे लगाया हुआ है, उसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करना आवश्यक होगा, और उसी फॉर्मेट में करना है क्योंकि ये कानूनी समस्याएं खड़ी नहीं हो। ये देखिए आप, इसको जो संविदा पे ले रहे हैं व्यक्ति उसको रेम्यूनरेशन यानी जो मानदेय है वो, और दूसरी क्या क्या सुविधाएं हैं, ये इस पर विस्तृत जो चर्चा है वो मैं आगामी वीडियो, हमारा जो 3रा वीडियो आएगा उस पर भी कहूँगा। लेकिन आपको एक बार परिचयात्मक रूप से मैं बता दूं कि इसको जो भी प्रशासनिक विभाग तय करेगा फाइनेंस विभाग की सहमति से, वो अमाउंट उसको लमसम मासिक रूप से मिलेगा। ये मानदेय उसको मिलेगा संविदा कर्मी को, और हर साल उसको 5% की इंक्रीमेंट भी मिलेगा। इसके अलावा मेडिक्लेम जो है वो 1500 रुपये सालाना तक मेडिक्लेम पॉलिसी का रिइंबर्समेंट होगा। ऐसे ही जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसका 500 रुपये प्रतिवर्ष का रिइंबर्समेंट होगा, और जो नई पेंशन स्कीम है उसमें 50% कंट्रीब्यूशन राज्य सरकार के द्वारा जो है वो वहन किया जाएगा। जो अधिकतम उसका मंथली जो मानदेय है उसका 10% हो सकता है। ऐसे लोगों को कोई बोनस दे नहीं होगा, और उनकी जो इनकम है उस पर जो आयकर है वो कटौती की जाएगी। अब छुट्टियों की अपन बात करें, इस पर भी मैं आपको अगले वीडियो में थोड़ा विस्तार से और बताऊंगा। 12 दिन की कैजुअल लीव उसको मिलेगी। ऐसे ही जो हाफ पे लीव है वो 20 दिन की 1 साल में मिलेगी, और मैटरनिटी लीव है जो प्रसूति अवकाश है वो 6 महीने का मिलेगा। इसके लिए आप अगला वीडियो अवश्य देखिएगा दोस्तों। ट्रेवलिंग अलाउंस, जिन संविदा कर्मियों को यदि कहीं यात्रा करने की जरूरत पड़े तो उनको राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जो नियम 1971 है उनके अनुसार TA DA उनको मिलेगा। और जो जनरल कंडीशंस हैं वो जनरल कंडीशंस और एथिक्स और ऑब्जर्वेंस में ये है कि भाई ऐसे कर्मचारी का आचरण सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, वो उसका नीति संगत उसका जीवन होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को कोई कहीं भी दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकेगा। ऐसे व्यक्ति बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, पूर्व लिखित अनुमति के, कोई भी प्रकार का फुल टाइम या पार्ट टाइम कोई काम या रोजगार नहीं स्वीकार कर सकेंगे, बिजनेस नहीं स्वीकार कर सकेंगे, न वो आगे पढ़ाई कर सकेंगे बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। और उनको जो भी कोई प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म हो वो यूनिफॉर्म पहननी होगी।
अब आप देखिए, ये कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा का एक कवच है। कंपनसेशन, यदि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिनको संविदा इन नियमों के तहत संविदा पे लिया गया है, उनका टेन्योर खत्म होने से पहले उनको हटाया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, तो उनको आप देखिए ये जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, जैसे मान लो किसी को 5 साल के लिए लगाया था, शुरू में 5 साल लगाने का भी बताया मैंने आपको नियम। मान लो उसको 1 साल पहले हटाया जाता है तो उसको 1 महीने का जो इमोल्यूमेंट्स हैं वो उसको देना पड़ेगा बतौर कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति के बतौर उसको देना पड़ेगा, क्योंकि 1 साल पहले आपको हटा रहे, तो ये आपके जो संविदा है उसका पार्ट है, ये आपके एग्रीमेंट का पार्ट है, सेवा शर्तों का पार्ट। 2 साल के लिए 2 महीने का, 3 साल के लिए 3 महीने का, 4 साल तक का पीरियड हो तो 4 महीने का, और यदि 4 साल से अधिक हो तो 5 महीने की जो मानदेय हैं, जो इमोल्यूमेंट्स हैं, वो ऐसे व्यक्ति को कंपनसेशन के बतौर देने होंगे। आपको एक टेबल दिख रही है, इस टेबल में स्पष्ट दिख रहा है। फिर लेकिन यदि ऐसे लोगों को मिसकंडक्ट के आधार पर हटाया जाता है तो उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। यानी सच्चरित्र व्यक्ति, अच्छा तरीके से काम करने वाले व्यक्ति के साथ यदि कोई कारण से हटाना पड़ता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन कोई शैतानियत करता है, कोई अपराध करता है, तो मिसकंडक्ट के कारण किसी व्यक्ति को उसको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको ध्यान है, पहले भी हमने कहा है, इस तरह के लोगों को भविष्य में भी कोई सेवा में नहीं रखा जाएगा। अब ये अधिकार सरकार को दिया गया है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है उसको बीच में रिवोक किया जा सकता है यदि कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाए तो उसके लिए क्या इन नियमों का दिया गया है। यदि उसको उनके अधिकारी ने कोई लॉफुल ऑर्डर दिया, कानून सम्मत डायरेक्शन दिए, दिशा निर्देश दिए, उसने डिसओबे कर दिया, या वो कोई बिना नाम से कोई भी राज्य सरकार के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ कोई पत्राचार करता है, या वो अनैतिक जीवन जीता है, कोई अपराध करता है, उसमें उसका शामिल होना पाया जाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। फिर उसकी जो इंटीग्रिटी और डिवोशन है, ड्यूटी के प्रति वो पूरा समर्पित होकर सेवा करना आवश्यक है उसका, और इंटीग्रिटी, उसकी ईमानदारी मतलब मेंटेन करना उसको बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उसको कभी भी हटाया जा सकता है। और यदि उसकी सेवाओं की कोई उपयोगिता नहीं है, कई लोग आते हैं ऐसे ही जाते हैं, उनकी यदि यूजफुलनेस नहीं है तो उन लोगों को सेवा से हटाया जा सकता है। और यदि वो किसी प्रकार के मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, यानी कोई गबन, कोई राशियों की हेराफेरी में कहीं शामिल होगा तो उनको ये रिवोक किया जा सकता है। और जो रिवोक करने का ऑर्डर है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तुरंत प्रभाव से जारी करेंगे, लेकिन उसका एक प्रोसीजर तय किया हुआ है। इसके बारे में मैं आगामी वीडियो में थोड़ा आपको और विस्तृत जानकारी दूंगा, लेकिन आप ये मान लीजिए कि उसको एक नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस पे उसकी बाकायदा तामील होनी चाहिए, प्रॉपर रूप से उसकी सुनवाई होकर के उसका पक्ष भी ढंग से सुना जाए, वो जवाब दे, उस जवाब को ढंग से कंसिडर करके, और जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो इस पर ऑर्डर जारी करेगी। विस्तृत जानकारी के लिए मेरे दोस्तों तीसरा वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि ये वाला विषय ऐसा है कि आदमी नौकरी लगने के बाद भी उसको हटाया जा सकता है। फिर टर्मिनेशन ऑफ अपॉइंटमेंट का है, तो यदि मान लो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो है उसके लिए ये हो कि अब इसकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी 3 महीने का नोटिस दे करके और उसको हटाया जा सकता है, या 3 महीने की सैलरी का पेमेंट करके और हटाया जा सकता है। और इस बारे में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी का निर्णय है वो फाइनल होगा। आप जो हमारे इसका नियमों का साल संख्या 19 है वो आप आराम से देख सकते हैं। एक देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें मैं आपको इस पर अगली जो वीडियो है उस पर और बताऊंगा। स्क्रीनिंग ये है कि यदि कोई प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट भविष्य में गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का पार्ट बन जाए, या जो सरकार की क्रियाकलाप है उसके लिए उसको रेगुलर करना आवश्यक है, उसका परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग करके और उन लोगों को नियमित पदों पर लिए जाने का व्यवस्था की गई है। इसमें जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इसके या प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो प्रशासनिक विभाग के होंगे उस स्तर पर उनकी समिति बनी हुई है जो उनके चेयरमैन होंगे, और इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी या उनके उच्च पदों के जो व्यक्ति हैं वो मेंबर होंगे, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ये मैं प्रारंभिक तौर पर बता रहा हूँ, आप इसके लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए। फिर अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो इसकी पूरी प्रक्रिया विधिवत करके और इसका ऑर्डर जारी करेंगे। अब और सामान्य बात यह है कि जो ये इंटरप्रिटेशन है, इन नियमों में यदि कोई व्याख्या संबंधी विषय आएगा तो इसका कार्मिक विभाग जो है
वो एक्सप्लेनेशन देगा जो राजस्थान जनरल क्लासेज एक्ट 1955 के प्रावधान इस पर लागू होंगे, और कोई भी संशय है तो वो कार्मिक विभाग देगा। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर का फॉर्मेट है, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर का फॉर्मेट है, सारी शर्तें इसमें डली हुई है। जो रिक्त स्थान है उस पर भर के और विभागाध्यक्ष अपने ओर से जारी करेंगे। ये आपका मूल आदेश हुआ। अब आपको बताऊं, इससे पहले जो व्यवस्था थी वो थी ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर जो था वो ये फिक्स रेम्यूनरेशन पे लेने के लिए 27/6/2014 का ऑर्डर था, इसके तहत लिया जाता था। और अब जो है 1 अप्रैल 2022 को वित्त विभाग ने यह आदेश विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि ये कार्मिक विभाग द्वारा विधिवत रूप से संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत इसको जारी नए नियमों को जारी कर दिया, इसलिए उसकी अब प्रासंगिकता नहीं रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके और ध्यान में डाल दूं, हमारी जो सरकार है उसने संविदा कर्मियों के लिए बहुत संवेदनशीलता दिखाते हुए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 2022-23 के बजट भाषण के बिंदु संख्या 128 में ये घोषणा करी कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी स्क्रीनिंग करने के लिए तुरंत व्यवस्था की जाए। आदेश वही है 11 जनवरी 2022 का जो आदेश है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत। अब इसके लिए ये जितने भी सरकार के विभाग तो करेंगे, लेकिन जो निगम, बोर्ड, कोई उपक्रम, विश्वविद्यालय, स्वायत्त शासित संस्थाएं हैं, उन सारी संस्थाओं में इसको लागू करने के डायरेक्शन हमारे आदरणीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा वित्त विभाग ने जारी करवाए हैं। ये सारे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव सभी विभागों के लिए उसमें डायरेक्शन ये दिए गए हैं कि ये जो बजट घोषणा है उसकी घोषणा के लिए आप उनके अधीन जितने भी जो डिफरेंट ऑफिसेज हैं जो राज्य सरकार से बाहर कार्यरत हैं लेकिन राज्य सरकार के किसी नियम, किसी आदेश के तहत सृजित हैं, तो उनमें इस आदेश को गवर्निंग बॉडी में पहली बैठक जो भी हो इस आदेश को जारी होने के बाद उसमें इन नियमों को अडॉप्ट करें, क्योंकि अडॉप्ट होना बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार के आदेश पूरे तौर से उन पर सीधे तौर पर लागू नहीं होते, तो ये उनको अडॉप्ट करके और इनकी स्क्रीनिंग की जाए। इस प्रकार जो हमारे संविदा पर लागू होने वाले नियम हैं उनकी आपको मैंने जानकारी दी है। मित्रों, यदि ये हमारा वीडियो आपके लिए उपयोगी है, आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। आपको इससे संबंधित जो आदेश हैं उनके लिंक हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तीसरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और आपको यदि कोई परेशानी फील हो या आपको कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हमारे मोबाइल नंबर 9414321299 और जो ईमेल आईडी है sanjeevani1099@gmail.com जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, उसको आप अपना संदेश दे सकते हैं और अपनी कोई शंका हो उसका समाधान भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।